हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें ये प्रूव हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मोशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है और इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पेस क्वांटाइजेशन को फॉलो करके चलता है। यानी कि बहुत कुछ ये एक्सपेरिमेंट हमें प्रूव करके जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्चुअली भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया था 1921 में या 1922 में, तो इसके कई सालों तक बहुत कुछ अनसॉल्व हो गया था। यानी कि खलबली सी मच गई थी साइंटिस्टों के दिमाग में कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यानी कि देखिए, जो रिजल्ट आया वो कुछ इस टाइप के डायग्राम में आया था, है ना। लेकिन जो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, लेकिन जो हम लोग का नॉलेज था उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो हमें ये पता था। यानी कि ये डायग्राम होना चाहिए था और निकला ये, है ना। या क्वांटम मैकेनिक्स के नॉलेज के हिसाब से भी देखा जाए तो ये होना चाहिए था, लेकिन निकला ये। तो ये साइंटिस्टों के दिमाग में चल रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये बता रहा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पढ़ने में भी बहुत मजा आता है और पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक हम लोगों ने ओवन ले लिया है, जिसमें हम लोगों ने सिल्वर एटॉम्स को एज ए सैंपल, है ना, सिल्वर सैंपल हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। बेसिकली ओवन पर क्या किया जाता है, ओवन पर जो सैंपल होता है उससे कुछ टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाता है ताकि उसका जो इवापोरेटेड जो वेपर्स है ना, उसको हम लोग यूज कर सके। यहाँ पर सिल्वर ही क्यों लिया गया, ताकि सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत छोटा होता है। यानी कि कम मेल्टिंग पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वेपर निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिल्वर को वेपर बना के यहाँ से पास करवा दिया है। तो ये दोनों क्या है, स्लिट्स। देखिए, वेपर्स जो है वो सभी डायरेक्शन पर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को एक मतलब सिंगल डायरेक्शन पर जाना चाहिए। तो हम लोगों ने इसमें स्लिट्स इस्तेमाल कर दिया, स्लिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया है ना। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल चाहिए, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे शायद यहाँ पर जो साउथ पोल है उसका कुछ शेप अलग सा है। यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो एक शेप का नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे वो इनहोमोजेनस है। वो क्या है, इनहोमोजेनस, या आप लोग कह सकते हो कि इन यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म, इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। ये ऐसा हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लेकिन देखिए, जैसे ही ये सिल्वर वेपर्स जो है यहां से पास हुआ, है ना, यहां तक तो ठीक चल रहा था। जैसे ही यहां से पास हो गया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। ये डिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पर कुछ ऐसा डायग्राम बना रहा था, है ना। डिफ्लेक्ट होके ये जो स्क्रीन है या फोटोग्राफिक प्लेट है, आप लोग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, डायग्राम पर इस डायग्राम बना रहा था, है ना, जो कि हम लोग इस तरीके से देख सकते हो। सिल्वर डिपॉजिट ऊपर वाले में और नीचे वाले में बन रहा था, है ना। यहाँ पर मैं बता दूं कि अब अगर आप लोग सिल्वर एटॉम को छोड़ के कुछ भी और एटॉम ले लीजिए, है ना, तब भी यही वाला डायग्राम क्या होगा, बनाएगा। तो यहाँ पर पहले बात ये करते हैं कि यहाँ से ऐसा क्या हुआ कि ये डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। अभी तक तो हम लोग के पास जो नॉलेज है, यानी कि उस समय जो नॉलेज था जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि डिफ्लेक्शन क्यों हुआ यहाँ पर। तो इसका एक ही वजह हो सकता है, यहाँ पर जो सिल्वर एटॉम्स है उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से फोर्स डिफ्लेक्ट होकर ऐसा चल रहा है ना। तो यहाँ पर जेड डायरेक्शन पर जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, जेड डायरेक्शन पर हो रहा है। जो डिफ्लेक्शन है वो जेड डायरेक्शन पर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एटॉम तो न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल एटॉम को मैग्नेटिक फील्ड से पास करवा दिया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि देखिए, अगर पार्टिकल चार्ज्ड हो तब अगर मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है कुछ वेलोसिटी से, तब लॉरेंस फोर्स लगता है। तब क्या फोर्स लगता है, लॉरेंस फोर्स लगता है, जो कि क्यू वी क्रॉस बी होता है। क्यू भी साइन थीटा वगैरह कुछ होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चार्ज पार्टिकल तो है नहीं, तो लॉरेंस फोर्स लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेंगे, देखिए, जो यहाँ पर एटॉम पास हो रहा था उसमें कुछ ना कुछ क्या था, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी था। क्या एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था। और हम लोग को पता है कि जो फोर्स होता है वो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ क्या होता है, पोटेंशियल होता है। वो क्या होता है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो फोर्स हम लोग के पास आ जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था माइनस ऑफ म्यू एल डॉट बी वेक्टर। यानी कि देखिए, म्यू एल मतलब क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डॉट मैग्नेटिक फील्ड। अब आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने लिया, ये क्यों लिया, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये चल रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के चारों ओर घूमता रहता है,
इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के चारों ओर घूमता रहता है, जिसकी वजह से उसके पास क्या आ जाते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाते हैं। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के मतलब पास करवा दें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसके चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास क्या आ जाता है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम आप लोग के लिए बना रहा हूँ, है ना, मैं ये रैप करके एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब तो ध्यान से देखना कि कैसे यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट कब आता है, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना। मैग्नेटिक मोमेंट कब आता है, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि डाइपोल फॉर्म होता है तब। तो अब आप लोग कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से घूम रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो क्या होगा, उसमें करंट भी आएंगे। करंट का डायरेक्शन कौन सा वाला होगा, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगा, है ना, करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, करंट क्लॉकवाइज मूव करे। अगर आप लोगों को पता होगा एक करंट लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जो ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऊपर वाला जो फेस है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, ऊपर वाला फेस साउथ पोल की तरफ, और नीचे वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि कुछ ना कुछ क्या मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वजह से। तो यहाँ पर ये वाला जो फिगर है या ये वाला जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। और इससे जब आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी कि जब आप लोग फोर्स को ऐसे सॉल्व करेंगे माइनस ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो z डायरेक्शन पर हो रहा है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही वाला एग्जैक्टली ऊपर वाले जो मैंने लिखा है तो ये वाला आ जाएंगे। यानी कि जो सिल्वर एटॉम्स पर फोर्स लग रहा था, यहाँ पर जैसे ही सिल्वर एटॉम्स आया इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लगा जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो वो जो डिफ्लेक्ट है वो फोर्स कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, Fz इज इक्वल टू ये वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिल्वर एटम्स कितना होगा, Fz इज इक्वल टू del Bz बाय del Z म्यू Lz, ठीक है ना। ये आप लोग को पता चल गया होगा कहां से आया, ये वाले फॉर्मूला पर जब ये वाला वैल्यू आप लोग यहां पर पुट कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद यही वाला आ जाएंगे। सॉल्व यहां पर आप लोग को नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अगर आप लोग मुझे पूछेंगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है यानी कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये किस पर के ऊपर डिपेंड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो डिफ्लेक्शन है मान लीजिए Sz है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये वाला हटा के जो डिफ्लेक्शन है उसे मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, जो डिफ्लेक्शन है उसे मैं Sz से रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी कि मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसे मैं Sz से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो Sz का जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी कि क्या बढ़ाने पर हम लोग को क्या मिलेगा, जो डिफ्लेक्शन है ना वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, हम लोग को पता है कि जो यहाँ से पता चल रहा है कि Fz जो है यानी कि फोर्स इन z डायरेक्शन जो एटॉम्स पर लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, म्यू Lz से, यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट से, है ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट से, तो जो कि z कंपोनेंट का है। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला लिख दिया है ना। तो इसे हम लोग साइड में छोड़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन उसमें क्या था, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला आप लोग को पता होगा, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, जहाँ पर x मतलब क्या है, डिस्टेंस, है ना, यहाँ पर u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो यही वाला फॉर्मूला एक्जैक्टली हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, sz होगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए uzt प्लस हाफ zt, एक्सीलरेशन इन z डायरेक्शन t स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला हम लोगों ने यूज किया, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी z डायरेक्शन पर कितना है, यानी कि जब यहाँ से आ रहा था तो z डायरेक्शन पर नहीं है, z डायरेक्शन पर मैग्नेटिक, z डायरेक्शन तो ऊपर वाले का डायरेक्शन है ना, z डायरेक्शन तो ऊपर वाले का डायरेक्शन है। तो ऊपर कोई मूवमेंट हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, यहाँ पर आने के बाद ही तो मूवमेंट हुआ। तो इनिशियली जो यूज था इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इनिशियली जो z डायरेक्शन पर वैल्यू था, है ना, एटॉम्स का वेलोसिटी वो 0 है। तो ये वाले हम टोटली 0 हो जाएंगे, यानी कि हम लोग को मिलेंगे Sz इज इक्वल टू हाफ Sz t स्क्वायर, Sz इज इक्वल टू हाफ Sz t स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या पता कर सकते हैं, Sz जो है वो Az पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को पता है कि F इज इक्वल टू m है, तो A और F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं Az इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Fz, है ना। तो यहाँ पर ये वाले को ध्यान से देखिए, ये वाले को ध्यान से देखिए, ये वाले को ध्यान से देखिए, इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो Fz किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Az पर, Az फिर से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Fz पर, और Fz किससे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू Lz पर। तो इन चारों को कंबाइन करने के बाद हम लोग को ये मिला। देखिए यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि
कि जो डिस्प्लेसमेंट है या डिफ्लेक्शन है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, म्यू एल जेड के साथ। यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन जेड डायरेक्शन, उसको जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे ये जो डिफ्लेक्शन है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ये हम लोग इससे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग ये खत्म हो गया। अब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये वाला कैसे बना, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स उस समय जो नॉलेज था उसके हिसाब से ये वाला डायग्राम होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि ये वाला ऐसा होगा, यानी कि जो मेटल डिपॉजिट्स है वो इस तरीके से डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो S का वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक किसका वैल्यू है, S का वैल्यू है ना। वो S का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 1 तक कितना होगा, 1 से लेकर 1 तक इतना वैल्यू होगा जो SZ का वैल्यू है ना। और अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 से लेकर 2 तक कितना वैल्यू होगा, ये वाला। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है 1 से लेकर 1 तक बड़ा है और 2 से लेकर 2 तक छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और आप लोगों को पता होगा कि जो SZ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू एल जेड पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू एल जेड पर। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका जो म्यू एल जेड होगा यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी एक्जैक्टली इसके सेम होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो म्यू एल जेड है 1 के लिए वो क्या होगा, बड़ा होगा म्यू एल जेड किसके लिए, 2 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग को चाहिए कि म्यू एल जेड जो है, म्यू एल जेड लाई कहाँ से कहाँ तक करता है, यानी कि म्यू एल जेड लाई कहाँ से करता है। जो वैल्यूज है म्यू एल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू माइनस म्यू एल से लेकर प्लस म्यू एल तक इसका वैल्यू हमेशा लाई करता है। ये आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जो म्यू एल का वैल्यू होता है, ये जेड आप लोग लिखो या ना लिखो, म्यू एल का वैल्यू हमेशा माइनस म्यू एल से लेकर प्लस म्यू एल तक होता है। तो अगर इसका वैल्यू माइनस म्यू एल से लेकर प्लस म्यू एल तक है तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। तो एच जेड भी क्या होगा, सिमिलरली माइनस एच जेड से लेकर प्लस एच जेड तक सिमिलरली उसका जो वेपर्स है एटॉम वो डिपोजिट होना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि देखिए ये ऊपर वाला प्लस एच जेड, नीचे वाला माइनस एच जेड, यानी कि इन दोनों के बीच में जो वेपर्स है, एटॉम्स, सिल्वर एटॉम्स डिपोजिट कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्मली होगा। यह हम लोग को पता चल गया इस वाले मैथमेटिकल जो भी हम लोग को पता चल रहा था उस समय के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम होना चाहिए था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और साथ में कहां से कहां तक लाई करेंगे, माइनस एच जेड से लेकर प्लस एच जेड तक लाई करेंगे, उसके बीच में सब वेपर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये हम लोग को पता चल गया था। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स हमें कहता है कि जो म्यू एल जेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम एल पर। यहाँ पर एम एल मतलब क्या है, देखिए म्यू एल जेड तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का जेड कंपोनेंट। यहाँ पर एम एल मतलब क्या है, देखिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल होता है, ठीक है ना। ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है ना। इसका भी अगर आप लोग को वैल्यू चाहिए ना कि कैसे मिला ये, तो मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर म्यू एल का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 2l + 1 वैल्यूज होगा। यानी कि l का वैल्यू जितना भी हो, l का वैल्यू चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, ml का पॉसिबल वैल्यूज कितना हो सकता है, ml का पॉसिबल वैल्यूज 2l + 1 होगा। हमेशा एग्जांपल देख लेते हैं आप लोग, है ना। l का वैल्यू मान लीजिए 2 है तो ml का कितना वैल्यू हो सकता है, 2 × 2 + 1 5 वैल्यूज। तो कैसे होगा, -2 से लेकर +2 तक, -2 -1 0 1 2, यानी कि 5 पॉसिबल वैल्यूज होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या कहता है पता है कि यहाँ पर ऐसा 5 डैश 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 करके कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेंगे। यानी कि देखिए 2 1 0 -1 -2, यानी कि जो ml का वैल्यू मिला वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स कहता है। लेकिन ये डायग्राम भी इससे मैच नहीं हो रहा है। ये डायग्राम में 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे लाइन्स आ रहा है, 5 यहाँ पर ऐसे लाइन्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही लाइन्स है। अगर आप लोग ध्यान से देखो, सिर्फ ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन। तो ये मतलब ये जो नॉलेज था क्वांटम मैकेनिक्स का, ये भी हमें ये नहीं बता रहा था कि ये एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, जो ये स्प्लिट हो रहा है 2 लाइन्स में, ये क्यों हो रहा है। लेकिन ये हमें ये तो बता रहा था कि जो वैल्यू है वो स्पेस क्वांटाइज्ड है। स्पेस क्वांटाइज्ड पर क्या होता है, स्पेस क्वांटाइजेशन पर क्या होता है, स्पेस क्वांटाइजेशन पर हमेशा जो वैल्यूज होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। यानी कि जो वैल्यूज है वो सिर्फ ml पर डिपेंड करते हैं। यानी कि जो डिस्क्रीट वैल्यूज होगा वो सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन कुछ ऐसे डिपेंड करता है ना। यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज क्या हो रहा है, डिस्क्रीट वैल्यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का ये तो प्रूफ कर दिया, यानी कि ये जो हम लोगों ने लिखा था कि स्पेस क्वांटाइजेशन फॉलो करके चलेंगे, ये प्रूफ कर दिया था
लेकिन क्या प्रूफ नहीं कर पा रहा था, इलेक्ट्रॉन स्पिन और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली 1927 में फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। और इस बार हम लोगों ने हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, इस बार हम लोगों ने हाइड्रोजन के साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। तब भी यहाँ पर 2 ही मिल रहा था, तब भी यहाँ पर क्या मिल रहा था, 2 ही मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैल्यू है उसका L = 0 होता है, तो यहाँ पर कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर कुछ भी मिलना ही नहीं चाहिए, L का वैल्यू 0 है तो इसके अकॉर्डिंग एक सीधा लाइन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है हम लोग का कि हम लोग कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, L का वैल्यू अगर 0 है तो ये कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। यानी कि देखिए हमेशा ये जो वैल्यू है ये ऑड में होगा, हमेशा क्या वैल्यू होगा, ऑड में होगा, है ना। यानी कि 2L + 1 हमेशा ऑड ही होता है। तो या तो यहाँ पर 3 लाइन मिलना चाहिए था, ऐसा 5 लाइन मिलना चाहिए था, या 7 लाइन मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की ही बात करें, है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ ऑर्बिटल ही नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ और वजह से भी आ रहा है। और वो मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोशन है ना। ये डायरेक्टली हम लोगों ने नहीं कहा, हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने पहले न्यूक्लियस के लिए देखा। यानी कि न्यूक्लियस अगर मूव कर रहा है ना, न्यूक्लियस अगर अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने देखा, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा आ रहा था, है ना, नियरली 2000 टाइम्स बड़ा आ रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसको निकाला हम लोगों ने, और उसका जो वैल्यू है निकालने के बाद एग्जैक्टली इस वाले डायग्राम को मतलब क्या कर रहा था, सॉल्व कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वालिटेटिव डिस्कशन हो गया, ठीक है ना यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो ये नॉलेज हम लोग को यहाँ तक मिल गया है कि यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है ना, ये वाला तो प्रूव हो गया। तो अब हम लोग इसको लेके हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स है उसका ये वाला एक्सप्रेशन बन जाते हैं, जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन ये वाला बन जाते हैं जब हम लोग इस वाले सारे नॉलेज को लेके आगे बढ़ेंगे। यानी कि देखिए ये म्यू भी क्या है, बोर मैग्नेटॉन है, mj मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो टोटल होगा, यानी कि टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और del B / del Z। ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग को कहाँ से मिला, इसका अगर आप लोग को डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, लेकिन यहाँ फिलहाल के लिए आप लोग ये समझो कि यहाँ पर जो एटॉम पर फोर्स लग रहा था वो हम लोगों ने पहले सिर्फ यही कहा था कि ऑर्बिटली यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वजह से आते हैं, ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ तक हम लोग को पता ही नहीं था कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा बाद में, और मॉडिफाई करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन आया जहाँ पर mj मतलब क्या है, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, म्यू भी मतलब बोर मैग्नेटॉन जिसका एक फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए mj का तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज है, mj का 1/2 वैल्यूज हो सकते हैं या -1/2 वैल्यू हो सकता है। तो mj अगर 1/2 है तो f का वैल्यू क्या होता है, जो कि z डायरेक्शन पर लगता है, fz का वैल्यू ये वाला होता है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और fz का वैल्यू ये वाला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फोर्स का जो वैल्यू है z डायरेक्शन पर वो ऊपर की तरह लग रहा है प्लस की तरफ, और जो फोर्स है नेगेटिव पर है यानी कि नीचे भी लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन पर डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि फोर्स एक बार अपवर्ड डायरेक्शन पर लग रहा है, एक बार फोर्स नीचे डायरेक्शन पर लग रहा है। तो ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कितना डिफ्लेक्ट, अगर इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए, जिसे माने थे जो वैल्यू है वो z है ना, हम लोगों ने पहले एच माना था तो यहाँ पर z माने थे। तो z का जो वैल्यू है वो क्या मिला था, हाफ एच स्क्वायर यहाँ से मिल रहा था। ये जो डिस्टेंस का वैल्यू है वो हाफ एच स्क्वायर है ना। ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि फोर्स इक्वल टू ma होता है। फोर्स का वैल्यू क्या मिला, ये दोनों मिला, एक बार प्लस में एक बार नेगेटिव में। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएंगे, ये वाला आ जाएंगे, ठीक है ना। 1/m को हम लोगों ने साइड पर लिख दिया है, और जो f का वैल्यू है वो ये दोनों हो सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से प्लस माइनस लगा सकते हो एक्सीलरेशन का वैल्यू। तो ये जो कुछ न्यूमेरिकल यानी कि क्वांटिटेटिव डिस्कशन था ये नीचे वाला, लेकिन उससे पहले सब कुछ जो था वो क्वालिटेटिव डिस्कशन था। तो आई होप लोग यहाँ तक समझ गए। कुछ भी डाउट हो या सजेशन हो मुझे कॉमेंट पर दे सकते हो। मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय।